हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ए के ओझा। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं, वो है हिस्ट्री। और यह क्लास 6 का हिस्ट्री है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि जो स्टूडेंट्स क्लास 6 के हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उन छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उस कंपटीशन के माध्यम से मेरा सिलेक्शन हो और मुझे कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगे। तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ वैसे भी जो लोग हैं जिनकी रुचि है आपको हिस्ट्री में, इनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। जो टीचर्स हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सभी के लिए। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है, इसमें हम क्लास 6 से क्लास 12 तक के एनसीईआरटी को हम यहाँ बताने जा रहे हैं। और ये जो आज का जो सब्जेक्ट है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 1, इसको हम रीडिंग देंगे और बीच में हम इसको समझाएंगे, क्योंकि पूरी जो एनसीईआरटी है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। तो सिर्फ आप इसको ध्यान से सुनिए, देखिए और पहले पूरे सब्जेक्ट में ये पूरे चैप्टर को थ्रू आउट जाना बहुत ज़रूरी है कि चैप्टर में क्या है। तो यहाँ पर हम इसका एक भी वर्ड, एक भी लाइन, एक भी वाक्य हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस हम पढ़ेंगे और हम लोग इस पर विचार करेंगे। इसके बाद फिर इसका एक शॉर्ट नोट्स भी आपको बना के देंगे और इसमें के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज अभी जो हम करने जा रहे हैं उसमें इसका बिल्कुल इसको हम पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ के आपको समझाने जा रहे हैं और हम लोग इस पर समझेंगे। अब देखिए बेटा, ये है, ये जो बुक है इसका नाम है हमारा अतीत, आवर पास्ट। और इसमें ये पहला चैप्टर है, क्लास 6 का है, एनसीईआरटी का है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर का हेडिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर और हाउ। इस पर हम चर्चा करेंगे। और आपको पता ही है कि जो हिस्ट्री है उसमें तो मेन हम इसी बात को समझते हैं कि कोई भी घटना जो पास्ट में या अतीत काल में घटी वो क्या थी, वो घटना कब घटी, वो कहाँ घटी और कैसे घटी। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं और इसीलिए इसको हम हिस्ट्री या इतिहास बोलते हैं। अब इसको हम शुरुआत करते हैं। रसीदा का सवाल। ये रसीदा एक लड़की का नाम है, बच्ची का नाम है और संभवतः ये क्लास 6 की बच्ची है। देखिए ये रसीदा है और इसके मन में एक क्वेश्चन है, एक सवाल है। वो क्या है सोचिए। यहाँ पर देखिए लिखा है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। यह रसीदा जो है बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर, एक सुर्खी पर पड़ी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी मतलब यहाँ पर हेडिंग पर पड़ी। क्या वो सुर्खी क्या था? 100 साल पहले, 100 साल पहले जो अखबार पढ़ रही थी और उसका एक हेडिंग था, एक शीर्षक था जिसको क्या सुर्खी कह रहा है, तो वो 100 साल पहले लिखा था। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये बहुत सिंपल साधारण बात है। कोई सोचेगा, कहीं भी लिखा है कि 100 साल पहले, तो ये मन में सोचने की बात आएगी कि आखिर 100 साल पहले तो एक बहुत लंबा समय हुआ था और उस समय क्या हुआ ये कैसे पता चलेगा। तो ये उसके मन में सवाल था। ये रसीदा के मन में तो सवाल था ही, लेकिन ऐसा सवाल हम सभी के मन में आ सकता है। अब देखिए, अब दूसरा इसका जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, यह कैसे पता लगा इतने समय पहले की बातों को। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। सिंपल सी बात है कि भाई इतना कल क्या हुआ था। अगर हम सिर्फ कल ही की बात जाने कि यस्टरडे क्या हुआ था या उसके एक दिन पहले क्या हुआ था, तो शॉर्ट पीरियड के लिए, कम समय के लिए हम जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हम रेडियो को सुन सकते हैं।
टेलीविज़न देख सकते हैं या अखबार पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही तो इन्फॉर्मेशन के साधन है। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, यानी लास्ट ईयर क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी उस समय की बातें उसके याद में हो, उसको याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है, तो यही इस पैराग्राफ में समझाया गया है। जो रसीदा जो अखबार पढ़ रही है उसका निगाह या उसका नज़र अचानक एक अखबार के सुर्खी यानी एक अखबार के शीर्षक या अखबार के हेडिंग को पढ़ता है, वहाँ लिखा है 100 साल पहले। अब रसीदा सोचने लगती है कि भाई 100 साल पहले, इतने साल पहले की बात को कोई कैसे जान सकता है, और यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। रसीदा के मन में आया, ये हम सभी के मन में आ सकता है। अब इसी पर यह पैरा बताया जा रहा है कि कैसे पता लगाएं, और यह जानने के लिए कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, यानी कि कल क्या हुआ था, उसके लिए हम या तो रेडियो को सुन सकते हैं या टेलीविज़न देख सकते हैं या अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था, ठीक है, इसको जानने के लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी होगी जिसे वो याद हो कि पिछले साल क्या हुआ था, ये चीज़ उसके स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, इसको कैसे जाना जाए, अब ये हमारे मन में प्रश्न है, या यह प्रश्न रसीदा के मन में भी है। आइए इस पर हम लोग थोड़ा विचार करें। देखिए ये हेडिंग लिखा है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक यानी कि जो शिकारी हैं, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो ये सब चीज़ हम अतीत से जान सकते हैं, और इसीलिए अतीत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अतीत यानी पास्ट, यानी जो चीज़ें बीत चुकी है, और उसमें इस पैराग्राफ में यही बात पर चर्चा की गई है कि अतीत के बारे में तो बहुत कुछ जाना जा सकता है। और जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, या हम जो आखेटक है जिनको हम शिकारी कहते हैं, उनके बारे में जान सकते थे कि वो शिकारी कैसे थे, किस चीज़ का शिकार करते थे। पशुपालकों के बारे में जान सकते थे कि पशुपालक किन किन पशुओं का पालन करते थे, मतलब उस समय के एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जान सकते हैं। कृषकों यानी फार्मर्स के बारे में जान सकते हैं। शासकों उस समय के रूलर्स के बारे में जान सकते हैं। व्यापारियों उस समय के जो मर्चेंट क्लास है उसके बारे में जान सकते हैं। पुरोहितों उस समय के जो पृष्ठ हैं, पुजारी हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। शिल्पकारों उस समय के जो शिल्पकार थे, यानी जो मूर्ति आदि बनाते थे, उनके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। कलाकार उस समय के जो आर्टिसंस थे और आर्टिस्ट थे, उनके बारे में जान सकते हैं। संगीतकारों उस समय के जो म्यूजिशियंस थे, उनके बारे में जान सकते थे। या फिर वैज्ञानिकों उस समय के जो साइंटिस्ट थे, उनके जीवन के बारे में भी हम जानकारियाँ या नॉलेज हासिल कर सकते हैं। और यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, और कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, या कौन सा नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमको अतीत से हो सकती है, इसलिए अतीत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आइए जो लोग कहाँ रहते थे इस पर यहाँ पर चर्चा किया गया है, और यहाँ पर एक मैप दिया गया है, मानचित्र दिया गया है, और उस मानचित्र को आपको अभी हम दिखा रहे हैं। वो पृष्ठ इस चैप्टर के पेज 2 पर यह मानचित्र है, यह मैप है। मानचित्र मैप को बोलते हैं, नक्शा को बोलते हैं। और इस मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाने के बारे में बताया गया है। देखो लिखा गया है कि मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले, देखो बहुत समय पहले की बात हो रही है यहाँ पर, कई लाख वर्ष पहले, ठीक है, यहाँ पर
मतलब यानी कि मेनी लैक्स ईयर्स एगो की बात हो रही है। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से, आरंभिक मतलब कि अर्लियर जो लोग रहते थे, लोगों में से कुछ जो थे वो कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। तो यहाँ पर ये नर्मदा नदी क्षेत्र की बात है। इस जगह पर कई लाख वर्ष पहले लोग नदी तट पर रह रहे थे, नदी के किनारे रह रहे थे। और यहाँ पर जो रहने वाले जो अर्लियर पीपल थे, जो आरंभिक लोग थे, उनमें से कुछ तो कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब कि वे आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने उपयोगी सामानों की वो संग्रह किया करते थे उन जंगलों से। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे और एक तरह से यही उनके उस समय आजीविका का मूल साधन भी था। तो जंगल पर ही वो आश्रित थे और वहाँ से जड़ों को प्राप्त करते थे। फलों जैसे आप लोग जो हम लोग गाजर खाते हैं तो जड़ ही है, तो या पोटैटो खाते हैं तो ये सब रूट्स में ही आते हैं। तो ओनियंस हैं, रूट्स हैं। फिर फलों का संग्रह करते थे। जंगल के अन्य जो उत्पाद हैं, जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी वहाँ से वो संग्रह करते थे। और वे जानवरों का आखेट भी करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे और उन शिकार को भी खाने में भी यूज करते थे और उनके छाल से अपने कपड़े भी बनाते थे। तो ये उस समय के जो संग्राहक थे नर्मदा नदी किनारे, उनके बारे में चर्चा किया गया है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग आ रहे हैं। साथ ही साथ अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। मतलब इस जगहों पर हमें ध्यान जाना चाहिए। और इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया। देखो बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, इस पर यहाँ पर आपको ध्यान ले जाना है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे। देखिए ये मैप में यह उत्तर पश्चिम का देख लीजिए, यही भारत का ये पश्चिम उत्तर भाग है, उत्तर पश्चिम है। ये देख लीजिए सुलेमान है और ये किरथर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इस पर आप नज़र दौड़ाइए मानचित्र पर। और ये यहाँ पर होता क्या था, यहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व, ये बहुत पहले की बात हो रही है, 8000 वर्ष पहले। और यहाँ पर जो यहाँ के जो स्त्री पुरुष थे ने, यहाँ के स्त्री पुरुष ने ही सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना शुरू किया। तो ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। हालांकि इसका नोट्स आपको हम प्रोवाइड भी कराएंगे, लेकिन जान लीजिए कि जो 8000 वर्ष पहले वहाँ के लोग जो कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास रहते थे, ये भारत के उस समय उत्तर पश्चिम में पड़ता था। मैप में आप यहाँ पर बार बार इसको देख रहे हैं, आपको हम रिमाइंड करा रहे हैं। देखिए भारत, ये इंडिया का मैप है, देख लीजिए ठीक से, इंडिया का मैप है। ये सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं और ये किरथर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ के लोग 8000 वर्ष पहले ही गेहूँ और जौ की खेती किया करते थे, यही यहाँ पर समझाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने, मतलब कि जो लोग सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास रहते थे, उन्होंने भेड़ जिसे हम सीप बोलते हैं, बकरी जिसे गोट बोलते हैं, गाय बैल मतलब काऊ और ऑक्स जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। मतलब ये लोग जो यहाँ पर देख लीजिए, ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, यह कुछ पशुओं का भी पालन करना शुरू किया। और उन पशुओं में जो मुख्य पशु हैं उनमें नाम भी बताया गया है कि भेड़ है यानी सीप, बकरी यानी गोट, गाय बैल, काऊ ऑक्स जैसे पशु को उन्होंने पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। ये जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, देखिए
मेरा कर्सर जा रहा है, ये लोग गाँव में यानी विलेजेस में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियों का भी पता लगा। अब इसके साथ साथ देखिए ये मैप पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, देखिए विंध्य की पहाड़ियाँ हैं उत्तर पूर्व में, और साथ ही साथ जो गारो है वहाँ पर भी हमें आपको देखना है। और यहाँ से यहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो भारत में यहाँ पर पश्चिम उत्तर भारत की बात हो गई है जहाँ सुलेमान और किर्थर है। फिर उत्तर पूर्व में जो विंध्य पर्वत है, विंध्य क्षेत्र है या विंध्य की पहाड़ियाँ हैं और गारो हैं। तो यहाँ जो क्षेत्र हैं इन जगहों पर शुरू में कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उधर तो आप लोगों ने गेहूं और जौ के बारे में सुना, अब देखिए चावल जो सबसे पहले उपजाया गया वह जो स्थान है वो विंध्य के उत्तर में था। देखिए ये जो मैप होता है तो मैप में जो मैप के ऊपरी भाग को हम नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। मैप में जो साउथ का भाग होता है, देखिए साउथ है, ये नीचे वाले भाग को हम साउथ बोलते हैं। साथ ही साथ देखिए अपने मैप में आपके जो ये राइट हैंड जो होगा ये ईस्ट का पार्ट बोला जाता है और इसी मैप में जो ये आपके लेफ्ट हैंड का पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेस्ट। तो ये तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इसमें देखिए पूरे मैप को ये समझाया गया है और आएगा। मैप को एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए क्योंकि पढ़ाई के समय जब आप मैप का प्रयोग करेंगे तो टोटल चीज़ें, ये कंसेप्ट आपका बहुत ही क्लियर होगा। ये देखिए लिखा है मानचित्र 1 उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। तो इंडिया ये सब कॉन्टिनेंट है और इसका जो ये प्राकृतिक मानचित्र जो है यहाँ पर है, ये फिजिकल मैप है और इसमें टोटल बताया गया है। ये पश्चिम उत्तर भारत है, देखिए ये काबुल नदी है, ये सुलेमान है, किर्थर एक नज़र हम लोग डोला रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये सिंधु नदी है, यही सप्त सैंधव प्रदेश है जहाँ पर माना जाता है कि आर्य लोग सबसे पहले यहाँ पर आकर अपना निवास स्थान बनाए थे। और ये सिंधु नदी की देखिए ये सहायक नदियाँ हैं जो झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज नदी है, ब्यास नदी है, यही 5 नदियाँ हैं और इसी 5 नदियों पर ये पंजाब नाम पड़ा है। मतलब पन का मतलब 5 होता है 5, आप का मतलब पानी या नदी होता है या जल होता है। ये है। फिर देखिए ये और इन नदियों का पुराने समय में नाम भी था, जैसे ये ब्यास नदी है, इनका नाम उस समय बिपाशा था। इसी तरह से आप देख रहे हैं चेनाब नदी है, इसका नाम अस्कनी था और झेलम नदी है, इसका नाम बितस्सा था। रावी नदी है, इसका नाम आपका परुष्णी था और सतलुज नदी है, इसका नाम सतुद्री था। 3 नदियों का पुराना नाम है, बार बार पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर चर्चा बस बता दिया, लेकिन हमारा मूल मकसद है इस चैप्टर को पढ़ना। देखिए ये हिमालय पर्वत है, एक बार यहाँ नज़र आप दौड़ा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप के थ्रू चलिए, ये देखिए हिमालय से ही ये नदियाँ निकलती हैं। यमुना नदी निकली है, ये यमुनोत्री, जहाँ से यमुना नदी निकलती है यमुना, इसको हम यमुनोत्री कहते हैं। जहाँ से देखिए गंगा नदी बह रही है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है इसको हम गंगोत्री, ये इसके जो उद्गम स्थल है इसका ओरिजिन को गंगोत्री बोलते हैं। देखिए ये चंबल है, देखिए विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, ये सोन नदी है, देखिए ये नर्मदा नदी है, जहाँ नर्मदा का क्षेत्र शुरू में चर्चा में आया है। और साथ ही साथ देखिए ये सतपुरा है, सतपुरा के घने जंगल आप लोग सुने होंगे। ये फिर देखिए ये ताप्ती नदी है, ये गोदावरी नदी है, ये देखिए ये थार, ये मरुस्थल है जो राजस्थान की ये एरिया है। और इसी के साथ साथ आप देख लीजिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भारत के बाहर ये बहुत लंबी दूरी चलती है और इसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम भी है। ये देखिए ये गारो की पहाड़ियाँ हैं, अभी चर्चा में आया है, ये गारो और विंध्य जो हैं। और साथ ही साथ ये देखिए ये गंगा नदी यहाँ तक आती है और यहाँ आकर गंगा नदी, ये देखिए बंगाल की खाड़ी है, थोड़ा इसको आपको हम समझा दे रहे हैं। ये बंगाल की खाड़ी है और यहीं आकर गंगा नदी यहाँ पर मिल जाती, गिरती है। मतलब हिमालय से गंगा नदी चलती है। देखिए हिमालय ये है, हिमालय
ये हिमालय पर्वत है, यहाँ तक इसकी पर्वत श्रेणियाँ हैं। हिमालय की जहाँ से उद्गम स्थल है उसको गंगोत्री कहते हैं। यहाँ से गंगा एक लंबी दूरी तय करती है और यहाँ आते आते देखिए यहाँ पर आती है, जहाँ पर आकर ये मिलती है ये गंगा नदी, उसी को हम गंगा सागर भी बोलते हैं, क्योंकि गंगा मतलब गंगा आकर सागर में, बंगाल की खाड़ी तो सागर है, यहाँ पर आके गंगा नदी मिलती है, यहाँ पर ये सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए ये महानदी है और ये उड़ीसा का क्षेत्र है। ये देखिए नर्मदा तो बता ही दिया आपको, ये गोदावरी नदी है, देख लीजिए। ये नासिक जो है वहीं गोदावरी नदी निकली हुई है। ये देखिए ये दक्कन है, जिसको हम डेक्कन भी बोलते हैं। ये कृष्णा नदी है देखिए, और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं नागार्जुन सागर डैम वगैरह बना हुआ है, आंध्र प्रदेश है। ये देखिए तुंगभद्रा नदी है, ये पेनार नदी है, ये पूर्वी घाट है, कावेरी नदी है। ये कावेरी नदी को ही हम लोग साउथ का गंगा बोलते हैं। तो ये सब नदियाँ हैं। ये पश्चिमी घाट है, देखिए ये अरब सागर है और ये जो है हिंद महासागर है। और इसीलिए ये पेनिनसुलर इंडिया है, मतलब जो जगह या जो स्थल एरिया 3 तरफ से नदियों से या पानी से, वाटर से घिरा हो, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। तो भारत का ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी और ये देखिए ये आपका इंडियन ओशन। तो ये हम आपको समझाने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक था इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्योग्राफी में भी हमने प्रवेश करके उसकी चर्चा कर ली, क्योंकि हमारे काम का था। अब आइए मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। हमने अभी आपको समझाया है। देखिए कि मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं। फिर एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए यही सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदी में झेलम नदी है, ये चेनाब नदी है, ये रावी नदी है, ये सतलुज है और ये ब्यास नदी है। और इसका हमने पुराना नाम भी आपको अभी जस्ट चर्चा किया था। तो इसकी सिंधु और इसकी ये सहायक नदियां हैं। अब इसके बारे में देखिए इस बुक्स में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो नदी निकले और जाकर अंततः जो बड़ी नदी में मिल जाए उसे सहायक नदी कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। लगभग 4700 वर्ष पूर्व यानी 4700 ईयर्स अगो लगभग इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो ये सबसे पहली बात है, ये समय बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है कि लगभग 4700 ईयर्स एगो मतलब कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व ये जो नदियां हैं, मतलब सिंधु और उनकी सहायक नदियां, उनके किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अभी तक तो हम लोग गांव की ही बात किए हैं, लेकिन आरंभिक नगर जो स्टार्टिंग जो टाउन्स और सिटीज हुए इन्हीं नदियों के किनारे करीब 4700 वर्ष पहले यानी 4700 वर्ष पहले यहाँ पर फले फूले हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास हुआ लगभग ये 2500 वर्ष पूर्व हुआ, मतलब 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये बात समझने में है कि सबसे पहले जो नगर फले फूले हैं वह सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे हुए हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट आपको है। ये सिंधु और जो सहायक नदियां हैं यहाँ पर देखिए दिखाया जा रहा है। इसके आसपास सबसे पहले करीब 4700 वर्ष पहले नगरों का विकास हुआ और इसके बाद ये देखिए गंगा और देखिए गंगा नदी है और गंगा की जो ये सब सहायक नदियां हैं इनके किनारे भी नगरों का विकास हुआ। उसका समय है 2500 वर्ष पहले, मतलब 250 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, सॉरी। तो इसको आप दिमाग में कोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ये देखिए फिर थोड़ा मैप पर आ जाइए। गंगा जो है ये गंगा नदी, इसकी सहायक नदी, और देखिए ये सोन है इसी की सहायक नदी है। तो इसके बारे में भी पता लगाओ। और ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार, ठीक है ना, नाम से जाना, मतलब वर्तमान बिहार में है मगध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। तो यहाँ पर ये जो
बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, इसे आपको दिमाग में रखना है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ और उसके एरिया में हम चलते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास प्राचीन काल में मगध साम्राज्य का उदय होता है, जो आजकल बिहार में है। यहाँ का शासक बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे और ये आपको जानना चाहिए, यहाँ पर आगे आप पढ़ेंगे ही। लेकिन मगध जो साम्राज्य बना तो सबसे जो पहला साम्राज्य था वो हर्यक वंश था, और हर्यक वंश के जो पहले शासक माने जाते हैं उनको यहाँ पर बिंबिसार माना जाता है। और फिर बिंबिसार के जो पुत्र हुए वो अजातशत्रु हुए। उसी अजातशत्रु के लड़के उदयन हैं, और जिन्होंने पाटलिपुत्र जो पहले कुसुमनगर करके था उसकी स्थापना की। तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन चर्चा में आपको हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो ये मगध साम्राज्य जो यहाँ पर उदय होता है, यह जो बिंबिसार हैं वो महात्मा बुद्ध का आप लोग नाम सुने ही होंगे, उन्हीं के वो समकालीन थे। तो यहाँ पर हमने बताया है, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जो एरिया कौन सा है, देखिए यही एरिया है। देखिए ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी और सोन, गंगा के दक्षिण में ये बिहार का एरिया है, और यहीं पर मगध साम्राज्य हुआ। और फिर ऐसा ही साम्राज्य देश के अन्य भागों में भी स्थापित हुआ। अब आइए, ये जो बताया जा रहा है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप को सब कंटिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं। लोगों ने सदैव यानी कि हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग जो है हमेशा एक ही जगह पर नहीं, मतलब वो ट्रेवलिंग करते रहते थे, टूर करते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। मतलब ये आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो हमेशा जो ये उपमहाद्वीप है, और इस उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लोग यात्रा करते थे। हालांकि यह यात्रा एक तरह से डेंजरस थी, खतरनाक थी, और लेकिन फिर भी लोग यात्रा करने से कतराते नहीं थे, और उनके लिए यात्रा असंभव नहीं थी। जोखिम उठाकर भी यात्रा करते थे, क्योंकि जब भी यात्रा करते थे तो उसमें हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों से उनको गुजरना होता था, पहाड़ियों से गुजरना होता था, रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल डेजर्ट्स एरिया से गुजरना होता था, नदियों रिवर के से और समुद्र से भी उनको गुजरना होता था। और ये यात्रा जोखिम भरा होता था, लेकिन फिर भी उनके लिए संभव नहीं था, वह यात्रा करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। यानी कि लोग जो उपमहाद्वीप में यात्रा कर रहे हैं, ये समुद्र, पहाड़, डेजर्ट, सभी को, जंगल को पार करते हुए, तो उसमें लोग जाते थे। और प्राकृतिक ऐसा यात्रा लोग क्यों करते थे, तो इन यात्रा का या तो कारण काम की तलाश होता था, ये किसी जॉब, किसी वर्क के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे या माइग्रेट करते थे, या कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। जो नेचुरल एक तरह से आपदा आती है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, या नेचुरल एपिडेमिक आ जाती है, इन कारण से भी लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि लोग या तो वर्क के तलाश में, काम के तलाश में, या किसी नेचुरल या प्राकृतिक आपदा, किसी प्राकृतिक विपत्ति, किसी सूखा पड़ गया, या मान लीजिए कि कोई महामारी आ गया, तो इस कारण से भी लोग एक, या बाढ़ आ गया तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी देखिए, कभी कभी सेनाएं यानी आर्मी दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। एक भी कारण है कि लोग भाई एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों मूव करते थे, तो जो काम की तलाश में तो जाते ही थे, साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी जाते थे। कभी कभी उनका जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था, तो उनकी जो सेनाएं हैं वो विजय पाने के लिए, कॉन्करिंग के लिए, किसी दूसरे क्षेत्रों पर को अपने कब्जे में करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती थी, जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। साथ ही साथ जो व्यापारी हैं, जो मर्चेंट क्लास है, जो ट्रेडर्स हैं, वो भी क्या होता था कि अपने व्यापार के सिलसिले में वो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाते थे। और जब व्यापारी जाते थे तो अपने काफिले में भी चलते थे। काफिले मतलब कि उनका कारवां होता था, कई लोगों के व्यापारी समूह बना के चलते थे। और जब चलते थे तो अपने जहाज़ों में अपने साथ बहुत ही मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसी के अलावा जो धार्मिक गुरु होते हैं, तो धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। इसके साथ ही साथ ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का जाने का सिलसिला था, उसमें एक वर्ग धार्मिक गुरुओं का भी था। और ये धार्मिक गुरु जो हैं अपनी शिक्षाओं से, अपनी शिक्षा और सलाहों को देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से, कस्बे मतलब छोटा शहर मान लीजिए, से दूसरे कस्बे तक वो लोग जाया करते थे। और कुछ लोग नए और रोचक स्थानों का खोजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे। तो इतने लोग हैं यात्रा करने के श्रेणी हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक तरीके से वो मान लीजिए कि वो इन्वेंटर है, डिस्कवरर हैं, और उत्सुकता बस भी यात्रा करते थे नए नए स्थानों की खोज करने के लिए। और जैसे आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो भारत में भी खोज करने के लिए वास्को डी गामा चले थे, कोलंबस चले थे। कोलंबस तो अमेरिका पहुंच गए, तो उसमें लोग चलते थे। फिर वास्को डी गामा आए, और तो ऐसे सभी जगहों का खोज हुआ है। तो लेकिन हमारे देश में भी एक लोग ऐसे चलते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर हुआ। अब इसका लाभ क्या हुआ कि जब लोग विभिन्न तरह का समुदाय, विभिन्न तरह की कम्युनिटी, विभिन्न तरह के लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा किए तो वो एक दूसरे के विचारों को भी जाने, और इसका उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। अब हम आगे जो लिखा गया है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो पहले उस समय की यात्रा की बात हुई कि उस समय की यात्रा लोग क्यों करते थे। तो शासक लोग करते थे, व्यापारी लोग करते थे, साथ ही साथ अपनी आजीविका के खोज में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, तो उसके लिए लोग यात्रा करते थे। जो कुछ गुरु लोग हैं, धार्मिक गुरु, वो लोग अपनी शिक्षा और सलाह को देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में वो जाया करते थे। इसी के साथ साथ जो यह मर्चेंट क्लास है, जो व्यापारी वर्ग है, वो भी अपने कीमती सामानों के साथ अपने कारवां में, अपने काफिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और इसमें इनको सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि ये लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का इनको अवसर भी मिला। अब है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आज के जो लोग हैं वो क्यों ये यात्रा करते हैं, वो टूर करते हैं या ट्रेवलिंग करते हैं। देखिए एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले सुन लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। और पहाड़ियाँ मतलब हिल्स, पर्वत माउंटेन और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट की। तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, समुद्र है, इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर हम आपको मैप पर लेके चलते हैं आपके सुविधा के लिए, ताकि हर चीज़ आपको बहुत ही क्लियर हो जाए। देखिए ये भारत का मैप है, और भारत का मैप जो है, या जो देखिए उपमहाद्वीप का जो प्राकृतिक मैप आप देख रहे हैं, ये देखिए ये पहाड़ी जगह है, देख रहे हैं ये हिमालय पहाड़, उसकी चोटियाँ हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं, ये देखिए इधर ही पश्चिम उत्तर भारत माना जाता था। यहीं पर हिंदू कुश खैबर दर्रा था, स्थल मार्ग से इधर से ही पहले लोग आया करते थे। साथ ही साथ हमारा जो ये देखिए ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है,
यहाँ पर 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। इसकी चर्चा मैं शुरू में भी कर चुका हूँ। देखिए ये अरबियन सी है जिसे अरब सागर हिंदी में बोलते हैं, ये बे ऑफ बंगाल है जिसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, ये देखिए इंडियन ओशन है जिसे हिंद महासागर कहते हैं। ये लोग घिरे हुए हैं। तो इस तरीके से इस उपमहाद्वीप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या बाहर से भी आना बहुत आसान नहीं था और दुर्गम भरा था। देश के अंदर भी देख रहे हैं, ये अरावली पर्वत से हैं, यहाँ पर जंगल हैं, बिंद पर्वत है, गारो की पहाड़ियाँ हैं, ये सब आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्थान से दो स्थान पर जाना, दूसरे जाना बहुत ही कठिन काम था, लेकिन फिर भी लोगों ने इस कठिनाई से लोग घबराए नहीं और इस मुश्किल भरे यात्रा को भी उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए पार किया। तो ये चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। अब साथ ही साथ देखिए यहाँ पर लोगों के इस आवागमन ने सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। तो ये जो मैं पहले भी इसमें चर्चा में आया है कि लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझने का उनको अवसर मिलता है। साथ ही साथ इससे उनमें जो सांस्कृतिक उनकी जो विरासत है वो धनी होती है, इनरिच होती है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, देखिए ये भी आपको समझाया गया है, फिर से आ जाइए एक बार और बार पढ़ देते हैं कि लोगों के इस आवागमन ने, मतलब कि लोग जो इस उपमहाद्वीप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं या कुछ बाहरी लोग भी यहाँ पर आए और यहीं आकर बस गए, तो ये जो लोगों का आवागमन हुआ, ठीक है ना, आना जाना हुआ और ट्रेवलिंग हुआ, इससे सांस्कृतिक परंपराएं समृद्ध हुई। साथ ही साथ यहाँ पर यह समझाया गया है कि कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो ये भी है, ये सब चीज़ उस समय के बहुत महत्वपूर्ण काम थे। पत्थर तराशना, पत्थर से कई तरह के लोग हथियार बनाते थे और अपने लिए उपयोगी चीज़ें बनाते थे। फिर संगीत की रचना हुआ, फिर इसके साथ भोजन बनाने के अलग अलग तरीके हुए। इसमें वो लोग एक दूसरे के विचारों को अपनाए और अपने ज्ञान को उन्होंने बढ़ाया, अपने ज्ञान की अभिवृद्धि किया। अब आइए थोड़ा देश के नाम पर यहाँ पर चर्चा है। देश के नाम, अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे देश को, भारत को या तो इंडिया कहा जाता है या भारत का प्रयोग होता है। इंडिया जो शब्द है कहाँ से आया आप इसे समझ लीजिए, यह इंडस शब्द से निकला है। इंडस, INDUS, इंडस, और इसी इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। देखिए जो सिंधु नदी की हमने चर्चा किया था, ये सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, एटलस आपको रखना चाहिए। उसमें देखिए थोड़ा सा इसका बहुत ही इस बात से गहरा संबंध है कि ईरान और यूनान का पता लगाइए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी 2500 ईयर्स एगो या 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भाग को इंडिया कहा। मतलब ये जो नाम दिया वह ईरानियों और यूनानियों ने दिया और भारत के उत्तर पश्चिम भाग से ये लोग आए हैं। मैं बार बार समझा रहा हूँ, फिर एक बार देखिए मैप पर आपको मैं लेकर चल रहा हूँ। देखिए यही उत्तर पश्चिम का भाग है और इधर से ही जो यूनानी और आपका ईरानी लोग आए हैं और ये इस देश का नाम हिंदोस या इंडोस दिए हैं क्योंकि उनके उच्चारण में यह उनके लिए सुविधाजनक बैठता था या इसी तरह का वो उच्चारण करते थे। अब आ जाइए यहाँ पर, तो मैंने अभी ये बताया ही कि ये जो ईरानी लोग हैं और यूनानी लोग हैं, ईरान मतलब उस समय उसको फारस भी कहा जाता था या पर्सिया कहा जाता था, आज तो ईरान नाम है ही है। साथ ही साथ यूनानी लोग हैं जिसे हम लोग ये ग्रीक कहते थे। तो ये सब तो आपका जो आता है, ये देखिए फिर से आइए यहाँ पर, ईरानी ने सिंधु को, जो सिंधु नदी है उसको हिंदोस बोलते थे या इंदोस बोलते थे और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को सिंधु नदी के पूर्व में, आपने देखा ही कि ये पश्चिमोत्तर भारत में सिंधु था, उसके आप थोड़ा
पूर्व आ जाइए, मतलब कि अपने राइट हैंड आइए, और वहाँ के जो प्रदेश है, भूमि प्रदेश, उसको इंडिया कहा गया या उन लोगों ने कहा। भारत का नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। नहीं, देखिए भरत नाम, सॉरी, ये जो भरत नाम है वह क्या हुआ कि जो उत्तर पश्चिम, जिसे कि हम सप्त सैंधव प्रदेश भी कहते थे, तो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे वो लोग के एक समूह के लिए भरत को कहा गया। आप ऋग्वेद में चर्चा आया भी है, देखिए चर्चा ऋग्वेद आ भी गया कि उसमें भरत एक जन था और उस जन का नाम भरत था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 ईयर्स एगो, यानी 3500 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले एक कृति है, एक रचना है। कृति मतलब रचना है, टेक्स्ट है, एक ग्रंथ है, ऋग्वेद। तो उस ऋग्वेद में इस बात की चर्चा मिलती है और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा है। यानी कि ऋग्वेद में इस चर्चा आती है कि ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग आता है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का प्रयोग आया है तो जन शब्द का प्रयोग आया है, जो कि 275 बार आया है। और उसी जन में एक भरत जन हुआ करते थे और यह भरत समूह इसे यहाँ पर लिखा गया है। और ये पश्चिमोत्तर भारत में रहते थे, मतलब कि उस जगह को सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता था। और यह ऋग्वेद में इसका साक्ष्य मिलता है, ये लिखा हुआ है और माना जाता है कि इसी भरत जन के नाम पर ये देश का नाम भारत हुआ, क्योंकि उस समय युद्ध हुआ था और उस युद्ध में आपका जिसे दशराज्य युद्ध करते हैं, देखिए इस ऋग्वेद में इसकी चर्चा है। और उस दशराज्य युद्ध में एक तरफ भरत जन था और दूसरे तरफ पांच आर्य और 5 अनार्य कबीले थे। और यह युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था, जो सिंधु की ही सहायक नदी है। और उस जो युद्ध में भरत जन की विजय हुई थी, तो उसी भरत जन के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। तो चलिए, आप लोगों ने इसको समझा। अब थोड़ा सा देखिए अतीत के बारे में कैसे जाने, ये इस हेडिंग लिखा गया है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझाया गया है। मैं इसको पढ़ देता हूँ। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। मतलब अतीत को हम जानना है, अतीत यानी कि अपने पास्ट को, अपने इतिहास को जानना है, तो हम उसमें उसके कई साधन है, कई स्रोत है। पहला एक तो स्रोत हो सकता है कि जो पुस्तकों में जो चीज़ लिखा गया है उससे आप जान सकते हैं। जैसे अभी आप लोग जो अतीत के बारे में आपको जो भी हम यहाँ पर समझा रहे हैं वह पुस्तक के आधार पर ही आपको समझा रहे हैं। और आपके सामने NCERT क्लास 6 का चैप्टर 1 ये हिस्ट्री का ये हमने ओपन कर रखा है और इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इस माध्यम से देखिए आप लोग कितनी अच्छी जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अरे भाई, शुरू में तो ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो था नहीं, इतना कंप्यूटर का कुछ विकास नहीं था। उस समय लोग पुस्तक को हाथ से लिखते थे, तो हाथ से लिखने के कारण उसको पांडुलिपि कहा जाता था। पांडु मतलब कि हाथ ही होता है, हाथ, लिपि मतलब जो लेख लिखा गया, अक्षर लिखा गया, तो इसको पांडुलिपि कहा गया। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। देखिए, ये जो पांडुलिपि है इसके लिए अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का इस्तेमाल होता है। और मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है एक्चुअली लैटिन शब्द मेनू से बना है। देखिए मेनू जो है, और ये मेनू का मतलब आप जो रेस्टोरेंट वगैरह में या होटल में जो मेनू आता है उसको मत मान लीजिएगा। ये जो मेनू का अर्थ जो है लैटिन भाषा में, लैटिन शब्द हाथ में, इसका मतलब हाथ होता है, तो हाथ से निकला है, ठीक है। और ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तौर से तैयार भोजपत्र पर, देखिए भोजपत्र है, भोजपत्र पर लिखी जाती थी या लिखी मिलती है। तो उस समय ये जो पांडुलिपियाँ हैं या जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो हाथ से लिखी गई बातें हैं, वह ताड़ के पत्र, ताड़ मतलब कि जो पाम ट्री होते हैं, ठीक है ना, ये, और उस ताड़ के पत्र आप देखते हैं, पाम ट्री देख लीजिए, वो बड़े बड़े पत्र होते हैं, उसके पत्ते जो होते हैं उन पर लोग लिखते थे। साथ ही साथ हिमालय जो क्षेत्र है, क्योंकि शुरू में इस हिमालय क्षेत्र में एक भूर्ज नामक पेड़ मिलता था, उस पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र तैयार किया जाता था। और उस भोजपत्र पर जो लिखते हैं, देखिए ये भोजपत्र आपका
दिखाया भी गया। देखिए यही भोजपत्र है, ये देखिए ये भोजपत्र पर ये सब लिखा गया है और इस पर उस समय की चीज़ें लिखी जाती थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, मतलब कीटाणुओं ने, इंसेक्ट ने, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उन पांडुलिपियों को, क्योंकि बहुत पहले की बात सब हो रही हैं, तो इनको खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, कुछ पांडुलिपियाँ नष्ट भी हो गई हैं, ठीक है ना, उसके कई बातें हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ या मैन्युस्क्रिप्ट आज भी उपलब्ध हैं, ठीक है। बहुत को कीड़ों ने खा लिया, बहुत को नष्ट भी कर दिया गया या हो गई दुर्भाग्यवश, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी अवेलेबल हैं, अभी भी बची हुई हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों यानी टेम्पल्स और विहारों, जिसे हम मोनेस्ट्री कहते हैं, में प्राप्त होती है। जैसे जो बौद्ध मोनेस्ट्री वगैरह है वहाँ भी बहुत पांडुलिपियाँ हैं, साथ ही साथ जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उसमें ऐसी पांडुलिपियाँ अभी हैं। और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। मतलब कि ये जो पांडुलिपियाँ हैं जो कि प्रायः मंदिरों और विहारों में यानी कि टेम्पल्स और मोनेस्ट्री में एक तरीके से अवेलेबल है। इसमें इन पांडुलिपियों में जो इन पांडुलिपियों से बनी जो पुस्तकें हैं उसमें किन चीज़ों को है वर्णन है, तो एक तो धार्मिक मान्यता और व्यवहारों की वर्णन है, रिलीजियस मैटर्स हैं, रिलीजियस फेथ हैं और रिलीजियस जो व्यवहार हैं उनका है, जैसे रिचुअल्स आदि का है, कर्मकांड वगैरह। राजाओं के जीवन के बारे में भी मिलता है कि राजा लोगों का जीवन कैसा होता था और उससे भी हमें इतिहास को जानने में मदद मिलती है। औषधियों तथा विज्ञान, मतलब कि मेडिसिन और साइंस आज सभी के बारे में भी चर्चा मिलती है, क्योंकि हमारा जो प्राचीन भारत है ना, उसमें हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस समय बहुत प्रबुद्ध हुआ करते थे अन्य लोगों के तुलना में। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य मतलब इपिक होता है, जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत, इसको महाकाव्य माना जाता है। तो हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं, वो भी मिलती हैं इन पांडुलिपियों में। इन मैन्युस्क्रिप्ट के माध्यम से हमें जानने की मौका मिलता है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ये जो पांडुलिपियाँ हैं ये इसमें बहुत तो संस्कृत में है, साथ ही साथ अन्य जो है वो प्राकृत और तमिल में भी हैं। और ये जानना है कि जो प्राकृत भाषा है वो आम लोग प्रयोग करते थे। उस समय संस्कृत भाषा को स्कॉलर, पढ़े लिखे विद्वान लोग ही करते थे, लेकिन जो आम लोगों की भाषा थी उस समय वो प्राकृत हुआ करती थी और तमिल हुआ करती थी। तो तमिल में भी बहुत मिले हैं। और साथ ही साथ देखिए तमिल तो पढ़े लिखे लोग भी बोलते थे और प्राकृत हमारे यहाँ के आम लोग पढ़ते थे। जैसे आप देखेंगे कालिदास की जो भी उनकी रचनाएं हैं उसमें जब विद्वान कोई बात बोलता है तो वो संस्कृत भाषा होती है, लेकिन जब कॉमन पीपल, आम लोग कोई बात बोलते हैं तो उसकी भाषा प्राकृत हो जाती है। अब देखिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। जो अभिलेख हैं, ठीक है, उनको भी हम करेंगे। अभिलेख मतलब कि जो किसी चीज़ पर लिखा हुआ है, ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हैं, उन्हीं को हम अभिलेख कहते हैं। देखिए ये इसका दिखाया गया है कि कोई धातु है या पत्थर है, उस पर इसको उत्कीर्ण करके, डिपिक्ट करके इसको लिखा जाता है। और ऐसे अभिलेख हमारे एक तरह से इतिहास को जानने में बहुत ही मदद करते हैं। कि देखो अशोक के जो अभिलेख हैं, या तो उनको स्तंभ पर लिखा गया, पिलर पर लिखा गया, या रॉक पर लिखा गया, चट्टानों पर लिखा गया, या ताम्र पर लिखा गया, या धातु पर, मेटल्स पर लिखा गया, तो ये काफ़ी समय तक है, ये बर्बाद बहुत कम हुए हैं या नहीं हुए हैं। जबकि जो भोजपत्रों पर लिखा गया, ठीक है, या कोमल चीज़ों पर जो भी चीज़ लिखा गया वो, या तार पत्रों पर लिखा गया, वो उसमें बहुत नष्ट भी हो गए हैं। लेकिन ये हमारे इतिहास के लिए बहुत ही कीमती हैं और ये बचे हुए हैं, क्योंकि ये कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हैं, डिपिक्ट किए गए हैं, और यह धातु पर या पत्थर पर ये लिखे गए हैं। कभी कभी शासक
या मनी की जो रूरल क्लास है, और या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें लोग देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। और कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के वर्णन उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो ये देख लीजिए कि इसमें बताया गया है कि नॉर्मली जो शासक होते हैं अपने नियम कानून, अपने राजज्ञा आदि को भी, जो उनके आदेश है या और भी उनकी जो ऐसी बातें हैं जो समाज के सभी लोगों को जानना चाहिए, तो उसको वो लोग पब्लिक प्लेसों पर इन पत्थरों पर या इन धातुओं पर लिखकर लगा दिया करते थे। जैसे अशोक के अभिलेख इसके उदाहरण, बहुत अच्छे उदाहरण हैं। साथ ही साथ स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों को उत्कीर्ण कराए हैं। और आज भी आप लोग किसी टेम्पल, मंदिर, मस्जिद में जाते हैं, देखते हैं कि उसमें दीवारों पर पत्थरों पर कोई चीज़ लिखकर उसमें एक तरह से रखा रहता है और लोग उसको पढ़ के उसके बारे में जानते हैं। शासक जो है अपनी जो लड़ाई विजय प्राप्त करते थे लड़ाइयों में, उसका भी लेखा जोखा रखते थे। अब देखिए, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो लाभ का तो हम चर्चा कर ही दिए हैं कि काफ़ी समय तो वो आपसे एक तरीके से वो बचे रहते थे। कठिनाइयाँ यही थी कि उसको बहुत ही डिपिक्ट करके लिखना पड़ता था। देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है, देखिए पत्थर है, इसको डिपिक्ट करने में यानी खुदाई कर कर के इसको लिखा गया होगा, तो ज़रूर मेहनत का काम है। और लेकिन ये है कि एक बार ये यहाँ पर डिपिक्ट हो गया, एक बार लिखा गया, तो फिर काफ़ी समय के लिए ये सुरक्षित भी हो गया। अब इसके साथ साथ है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। मतलब जो चीज़ें प्राचीन में बनी और उनको प्रयोग में लाया गया, और इन चीज़ों का जो अध्ययन करता है, यानी जो भी प्राचीन में जो चीज़ लिखा गया, जो भोजपत्र पर या आपको पत्थरों पर या धातुओं पर या कोई चीज़ खुदाई से मिला, तो उन चीज़ों का जो भी अध्ययन करता है उसको हम पुरातत्वविद कहते हैं, अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, देखिए चित्र जो है, तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है या पुरातत्वविद है, करते क्या हैं, तो जो चीज़ पत्थर और ईंट से बनी इमारतें हैं उनके भी अवशेष लेकर उसके बारे में पता लगाते हैं। ये भी लगाते हैं कि कितने समय पहले की है, इसके लिए लोग कार्बन डेटिंग आदि का प्रयोग करते हैं। चित्रों में क्या है, उसका क्या मतलब है, और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वो औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों जो प्राचीन काल की मिली हुई हैं, अगर कोई औजार मिलता है तो पता चलता है कुछ समय के लोग किस तरह का औजार का उपयोग करते थे। मान लीजिए कि लोहे का उसका औजार मिला तो पता चल गया कि लोगों को लोहे का ज्ञान था। ऐसे मान लीजिए कि ब्रोंज मिला जिसमें कि ये आपको कांसा और टीन मिलाया हुआ हो, तो मतलब तांबा और टीन, तो लोगों को पता चल गया कि भाई उस समय लोगों को मेटलर्जी साइंस की पता था। मतलब लोग दो या दो से ज़्यादा धातुओं को आपस में मिलाना जानते थे। हथियार मिला, उस समय पता चलता था कि किस तरह का हथियार था और लोगों का विकास किस स्तर पर हुआ था। बर्तन से भी उस समय के बारे में पता चलता है किस तरह के लोग बर्तनों का, मिट्टी का या धातु का या पत्थर का कैसा प्रयोग करते थे। आभूषणों से भी उस समय के लोगों के पता चलता है कि लोग कैसे थे, सौंदर्य प्रसाधन कैसा। देखिए ये सब दिया गया है। देखिए ये बर्तन है, ये पॉट है, मतलब मृद भांड है, मिट्टी का बना हुआ ये भांड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रायः एक प्राचीन नगर से प्राप्त ये पात्र है, ये जो एक प्राचीन नगर से मिला हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पहले होता था। ऐसे जो पात्र हैं होता था। साथ ही साथ दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। देखिए ये चांदी का सिक्का है, और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता है। ये सब चांदी के सिक्के हैं। और 2500 वर्ष पहले यानी 2500 ईयर पहले ऐसे क्वाइंस या सिक्कों का प्रयोग होता था। और हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह
सिक्का कैसे भिन्न। देखिए आज जो आप लोग कॉइन्स यूज करते हैं, हम लोग कर रहे हैं, 10 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं, तो ये सब सिक्के और उस समय के सिक्कों में क्या अंतर था आप समझ सकते हैं। और ये देखिए ये जो बर्तन का मिला है, ये तो करीब करीब 4700 वर्ष पूर्व, बहुत पहले का ये मिला हुआ है। और इस समय कुम्हार के बारे में हमें पता चलता है, इस कॉइन्स मिला हुआ है। साथ ही साथ देख लीजिए यहाँ पर, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। वो जो पुरातत्वविद है इसके लिए खुदाई करवाते थे, ज़मीन के नीचे डिगिंग करके, खुदाई करके और चीज़ों को निकाला जाता है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं, और जो चीज़ें मिलती हैं नीचे दबी हुई, उनको बहुत ही सावधानी से निकालना होता है, क्योंकि वो नष्ट हो सकते हैं, जल्दी टूट सकते हैं। और पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं, इससे भी वो काफ़ी कुछ पता लगाते हैं। और पुरातत्व जो भी आर्कोलॉजिस्ट हैं और जो पिछली चीज़ों का जानकारी लेना चाहते हैं, तो जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों का अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। ये जानवर की हड्डियाँ तो मिल जाती हैं, और उससे उनको लगता है उन लोगों के शौक और भोज खान पान के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जो वनस्पतियाँ होती हैं वो तो नष्ट हो जाती हैं, गल जाती हैं, तो वो बहुत मुश्किल से बचे रहते हैं। यदि अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं, लेकिन अन्न के दाने हों या लकड़ी के टुकड़े अगर जल गए तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष के बारे में ज्ञान है, ठीक है, और इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। देखिए यहाँ पर पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट, अभिलेखों, जो यहाँ पर आर्कियोलॉजी के जो चीज़ें हैं, और तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब ये जो भी जानकारी मिलती है उनको लोग सोर्स बताते हैं। स्रोत मतलब यही सोर्स हैं उस इतिहास को जानने के लिए। उसमें पांडुलिपियाँ हैं, अभिलेख हैं, ठीक है, साथ ही साथ पुरातत्व है। इन सब चीज़ों को इतिहासकार कहते हैं कि ये स्रोत है, ये वो सोर्स है जिनके माध्यम से इतिहास को जानते हैं। तो इसके लिए वो लोग स्रोत शब्द का प्रयोग किए हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहा जाता है जो अतीत यानी बीती हुई बातों को, पास्ट इवेंट का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पर कि इतिहासकार पहले स्रोत का पता लगाते हैं। भाई अभिलेख कुछ मिले, पांडुलिपियाँ मिले, पुरातत्व मिले, जब ये मिल जाता है तो फिर इसको वो बहुत ही माइन्यूटली, सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करते हैं, और इसके आधार पर और इसका पढ़ना अब रोचक हो जाता है। और इन स्रोतों से धीरे धीरे इन सभी के कोइंसिडेंस को एक साथ वो जोड़ते हैं, और उसके साथ साथ वो अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। मतलब बीती हुई इतिहास को, पास्ट के घटनाओं को एक कड़ी से दूसरे कड़ी को जोड़ते जाते हैं। और अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारे जो हिस्टोरियंस हैं और जो हमारे पुरातत्व आर्कोलॉजिस्ट हैं, यानी जो इतिहासकार और पुरातत्वविद हैं, वो उसी जासूसों की तरह, उसी डिटेक्टिव लोगों की तरह हैं जो सभी स्रोतों से जो प्राप्त जो सुराग हैं, जो क्लू हैं, जो बातें हैं, उनको जोड़कर और अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, और उसके आधार पर एक ऑथेंटिक प्रमाणिक इतिहास दे पाते हैं अतीत के बारे में। अतीत एक या अनेक, ये टॉपिक में समझाया गया है कि क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। देखो, सबसे पहले पुस्तक का जो शीर्षक है अतीत मतलब आवर पास्ट, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यहाँ पर जो अतीत है वह बहुवचन में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे।
देखिए अतीत जो है आवर पास्ट लिखा गया है, बहुवचन में लिखा गया है, और इसका मतलब यही है कि इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है कि जो उस समय अलग अलग समूह होते थे उनके लिए अलग अलग अतीत के मायने भी थे। जैसे उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन रानियों तथा राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ये समझिए कि जो उस समय के कृषक थे, पशुपालक थे, जिसको हम आम कॉमन पीपल कह सकते हैं, आम जन कह सकते हैं, आम लोग कह सकते हैं, उनका जीवन उस समय के राजा और रानी के जीवन से भिन्न होता था। व्यापारी का जीवन जो है वो शिल्पकारों के जीवन से अलग होता था। शिल्पकार जो मूर्ति आदि बनाते हैं और व्यापारी जो एक वस्तुओं का व्यापार करते हैं, एक चीज़ को दूसरे चीज़ों को बेचते हैं, उनसे मुनाफा कमाते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उन चीज़ों का भी व्यापार करते हैं। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। ये आज भी है कि आज भी हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग लोगों का व्यवहार है, लोगों का त्यौहार है, लोगों का रीति रिवाज है, ये उस समय भी होता था। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। पता ही है कि हमारे यहाँ जो अंडमान द्वीप है, यह द्वीप मतलब आइलैंड है। अंडमान आइलैंड द्वीप वह होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, और यहाँ पर लोग जो है वो शिकार करते हैं। भाई जो समुद्र के किनारे जो जगह है तो वहाँ पर मछली पकड़ना, शिकार करना उनका एक तरीके से स्वाभाविक काम भी है। तो शिकार करके अपना भोजन करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, फल फूल का भी संग्रह करते हैं। और इसके साथ ही साथ शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं, और इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। और देखिए जैसे आइलैंड में बताया गया कि जो अंडमान द्वीप के लोग हैं मछली पकड़कर या फल के संग्रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, भोजन करते हैं। लेकिन वहीं जो लोग टाउन में रहते हैं, शहरों में, वो लोग उनकी जो फूड सप्लाई सिस्टम है वह अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करता है। मतलब आप देखते हैं, आप दुकान पर जाते हैं, उधर से दुकानदार सामान लाता है, फिर वहाँ से खरीदते हैं। तो ये है, तो इस तरह के भेद अतीत में भी पाए जाते थे। मतलब जैसे आज आप भेद देखते हैं, अलग अलग लोगों जगहों पर अलग अलग तरह का व्यवहार है, रीति रिवाज है, और खान पान है, रहन सहन है। इस तरह का जो भेद है यानी अंतर है, जो डिफरेंसेज हैं, वो अतीत यानी कि पास्ट में भी थे। और इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद भी है, और देखिए चर्चा करते हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि जो प्राचीन काल में या जो हमारे बीत चुके हैं शासक लोग, वो तो अपनी लड़ाइयों और विजयों और अपनी बातों का लेखा जोखा रखते थे, तो उनके बारे में तो हम जान जाते हैं। लेकिन समाज के जो बहुसंख्यक वर्ग है, जिसमें कि शिकारी वर्ग हुआ करता था, मछुआरे हुआ करते थे, संग्राहक हुआ करते थे, कृषक हुआ करते थे, पशुपालक थे, ये जो आम आदमी है उस समय, वो आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखता था। और इसलिए पुरातत्वविद जो हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो इतिहासकार हैं, उनको जानने के लिए जो पुरातत्व में या आर्कियोलॉजी के माध्यम से जो चीज़ें मिले हैं उन्हीं को पढ़कर उनके बारे में वो जानना चाहते हैं। फिर भी हमें लगता है कि उनके बारे में भी बहुत कुछ जानना शेष है, क्योंकि उनके लिए कोई लिखित साक्ष्य तो हमें बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। अब आइए तिथियों का मतलब के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप जो हम चर्चा किए हैं तो उसमें व्हेन शब्द भी है कि सब बातें कब की है, तिथि कैसे पता चलता है। इतने पुराने समय की बातों का समय निश्चित करना कितना कठिन होगा, थोड़ा इस पर हम लोग समझें। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना
ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। इसी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटना सभी तिथियां ईसा पूर्व मानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ये जो तिथि शब्द है तो इसमें बताया गया है कि तिथि शब्द का एक्चुअली इसका सीधा तात्पर्य जो है वो ईसा मसीह के जीवन से माना जाता है। आधुनिक जो तिथि है जिसको कि हम BC बोलते हैं और AD बोलते हैं। BC का मतलब होता है ईसा से पहले, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट BC, और AD का मतलब होता है ईसा के जीवन काल और उसके बाद की घटना है, जिसको कि हम AD मतलब एनो डोमिनी शब्द है तो उसको हम ईसवी सन बोलते हैं आजकल। और जो ईसा के जन्म के पहले की जो घटना हुई वो ईसा पूर्व हुआ। और देखिए कि हम लोग इस पुस्तक में जो तिथि का हम लिख रहे हैं या बता रहे हैं कि ये घटना आज से 4700 वर्ष पहले हुई, ये घटना आज से 2500 वर्ष पहले हुई, तो इसमें हमारा जो आरंभिक बिंदु है वो 2000 को मानते हैं, ठीक है ना। हालांकि इस समय तो जैसे 2021 चलता है, लेकिन इस पुस्तक में 2000 को मान के ही किया गया है। अगर 2021 कीजिएगा तो और उसमें 21 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आरंभिक बिंदु 2000 को मान के हम लोग ये इस पुस्तक में चर्चा कर रहे हैं। हमें लगता है कि बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, इस चीज़ को आपको हमने समझा भी दिया है कि यह बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी जो है हमने यहाँ पर चर्चा किया है। साथ ही साथ देखिए ये कुछ अन्यत्र करके भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है, थोड़ा हम लोग देख लें, ठीक है। जैसा कि देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पहले लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। उस समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लाया जा सकता है। और इस प्रकार से अज्ञात लिपि, अज्ञात मतलब जिस लिपि को हम नहीं जानते हैं, को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उस उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। देखिए ये आपको बताया गया है कि जो अज्ञात लिपि है उसको हम कैसे जानते हैं। देखिए सब लिखा गया है। ये लगता है कि पिक्टोरियल में, देखिए जो पिक्चर के रूप में उसको पिक्टोरियल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो हम अज्ञात लिपि, अज्ञात यानी कि जो लिपि के बारे में, जो लिपि यानी स्क्रिप्ट, ठीक है ना, जैसे हिंदी ये जो लिखा गया है ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है, या अंग्रेजी जो आप लिखते हो तो उसको आप लोग या हम लोग उसको रोमन लिपि में लिखते हैं। तो जो लिपि अज्ञात है उसको जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी है जो नॉर्थ अफ्रीकी देश मिस्र में मिलती है, और मिस्र को ही इजिप्ट भी कहा जाता था। और ये कहानी मिलती है और इसमें है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 5000 ईयर्स एगो की बात हो रही है। यहाँ राजा रानी रहते थे। और देखिए क्या है, थोड़ा हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आपसे हमने ये शुरू में वादा किया था कि इस चैप्टर का या जो भी हम NCERT में हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें हम एक एक लाइन को पढ़ना पसंद करेंगे ताकि आपके मन में कॉन्फिडेंस हो और आप उसको जानें। फिर इसके बारे में शॉर्ट नोट्स भी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि मिस्र के उत्तरी तट पर यानी नॉर्थ कोस्टल एरिया पर रोसेटा नाम का एक कस्बा था। एक कस्बा मतलब कि स्मॉल टाउन से मतलब है कि रोसेटा नाम का एक कस्बा था। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है, एक ऐसा डिपिक्टेड रॉक मिला है, चट्टान मिला है, जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो रोसेटा नाम का कस्बा है मिस्र के उत्तरी तट पर, वहाँ से एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है, खुदाई किया हुआ पत्थर मिला है, और जिस पर एक ही लेख में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियां हैं। और इसमें यूनानी तथा मिस्र की 2 लिपियां हैं।
मतलब यूनानी लिपि भी है और मिस्री लिपि के 2 प्रकार है। मतलब मिस्र में 2 प्रकार की जो लिपि है वो भी है और एक यूनानी लिपि है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। इन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। मतलब जो यूनानी लिपि है तो कुछ विद्वान ऐसे थे जो यूनानी लिपि पढ़ सकते थे। उन्होंने पढ़ के बताया कि भाई इसमें राजा और रानी का नाम जो है एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है। इसे कारतूस कहा जाता है, जो है उसको कारतूस शब्द कहा गया, जो छोटा सा फ्रेम है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की, माने जो इजिप्ट की लेटर्स हैं, समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। देखिए इसमें दोनों को अगल बगल रखे और दोनों के समानात्मक ध्वनि की पहचान किए, ठीक है ना, एक समान साउंड की पहचान किए। और जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के शब्द बने। ये देखिए यहाँ पर, इसमें आपको फिर मैं लेके चलूँगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हैं तो आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सके। तो इसमें देखे ये लोग जब अगल बगल लिखे तो उसमें देखे कि एल के लिए शेर और ए के लिए चिड़िया शब्द बना हुआ है। और जब ये उनको ये पता चल गया तब उनके लिए बहुत ही आसान हो गया कि बाकी चीज़ों को पढ़ना। ये देख सकते हैं ना, ये अगल बगल रखे। देखिए अब यहाँ पर जैसे जो एल अक्षर है इससे ये लोग शेर समझे, ठीक है ना। इसी तरह से ये देखिए ए अक्षर है, देखिए जहाँ ए है वहाँ चिड़िया बना हुआ है, जहाँ ए है चिड़िया बना हुआ है। देखिए जहाँ एल है वहाँ देखिए शेर बैठा हुआ है, ये एल शेर है। और जब ऐसे समझ गए तब उन लोगों को आगे की भी चीज़ों को आसानी से वो पढ़ पाए। तो इस तरीके से इस चैप्टर को आप लोग को हमने चर्चा किया। फिर इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। ये अच्छा होगा कि आप इस क्वेश्चन आंसर को खुद कर लीजिए। फिर इस पर हम और इसका एक शॉर्ट नोट्स और इसके क्वेश्चन आंसर को हम अलग से कराएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन है, कुछ को पढ़ देते हैं। यहाँ से लिखा है रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। इसे सभी का अलग अलग क्वेश्चन है। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाऊं, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं और पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो ये जब आप थोड़ा अपने ब्रेन पर थोड़ा जोर देंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आप इसको पढ़ लिए ठीक से, फिर इसको आप एक एक करके इसके क्वेश्चन आंसर को कीजिएगा। थोड़ा ये देख लीजिए, ये साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसको हम अभी चर्चा कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ है कृषि का आरंभ, ये देखिए 8000 वर्ष पूर्व है। ये सब साइड वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना होगा। तो याद कर लीजिएगा कि कृषि की जो शुरुआत होती है, एग्रीकल्चर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 8000 वर्ष पूर्व है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो हैं, जो सिंधु सैंधो सिविलाइजेशन है, सैंधो सभ्यता जिसको कि हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, उसके जो फर्स्ट नगर हैं वो 4700 वर्ष पहले के हैं। गंगा घाटी के नगर जो हैं, मगध का बड़ा राज्य, जो गंगा घाटी के नगर यानी मगध हुआ, और मगध बड़ा राज्य वो 2500 वर्ष पहले की है। और वर्तमान जो हैं वो लगभग 2000 वर्ष पहले की है। तो ये जो साइड में उसको याद कर लीजिएगा। ये देखिए मैच करना है, आप अपने से कीजिएगा, लेकिन जब हम नोट्स बनाएंगे तो ये सब क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे भी, लेकिन एक बार आप खुद कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखिए उपयोगी शब्द है, मैंने इसको बताया भी है, जैसे यात्रा मतलब ट्रेवलिंग, पांडुलिपि जिसको हमने आपको बताया ही था कि यह मैन्युस्क्रिप्ट है। इसी तरह से देखिए अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, पुरातत्व है जिसको कि हम आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं, इतिहासकार ये हिस्टोरियंस हैं, स्रोत है मतलब सोर्सेज हैं, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, ये सब उपयोगी शब्द हैं। और हमने बताया कि किस तरीके से मिस्र और यूनानी के पिक्चर और शब्दों को लोगों ने अर्थ निकाला और फिर उसको निकाला। तो ये पूरी कहानी आपको बताया गया है। ये एक एक चीज़ आपसे हमने किया है, ये भी इसको हमने बता दिया है। एक बार आपसे फिर पढ़ लेते हैं इतिहास और तिथियाँ, आप थोड़ा दिमाग से सुन लीजिए। और हमने इसे चर्चा किया है। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है, हमने चर्चा भी किया है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई करके डॉट दिया जाता है, लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है
जिसका तात्पर्य ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के वर्ष से है। ये भी आपसे हमने चर्चा कर दिया हूँ। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, मतलब सी कॉमन से सी लिया गया और एरा से ई लिया, कॉमन एरा, और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में रखिएगा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, मतलब कि सीई और बीसीई। तो आप इसे समझ लीजिए, पहले बीसी और एडी होता था, अब ज़्यादा वर्ल्ड में सीई और बीसीई हो गया है। सीई हो गया कॉमन एरा और बीसी हो गया बिफोर कॉमन एरा। और भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ है। भारत में अभी 200 वर्ष पूर्व तिथि का यहाँ पर लिखा गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य जो होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले है। तो ये सब चीज़ें आप समझ गए हैं। और इसका ये जो पुस्तक है, इसके प्राय सभी चीज़ों को आपसे हमने चर्चा किया है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इस ब्रह्मांड का भी हमने चर्चा किया है, इसको पढ़े हैं। यहाँ पर एक लिखा हुआ है, इसका भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त है। इस अभिलेख की चर्चा हुई है और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया है। ये भी हमने अशोक का चर्चा किया था, अशोक अभिलेख है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, मतलब जो चैप्टर 8 आएगा उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इसके बारे में वही चर्चा होगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों या संकेतों से बनी होती हैं। लिपियाँ मतलब स्क्रिप्ट। और जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। और इस अभिलेख में इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेइक नामक 2 लिपियों के भाषाओं का प्रयोग है। ये जो देखो ये अभिलेख मिला है बेटा, इसमें आपको यूनानी और आर्मेइक 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है। जैसे बहुत लिपियां हैं, ब्राह्मणी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, देवनागरी लिपि जिसमें हिंदी लिखा जाता है, रोमन लिपि जिसमें अंग्रेजी लिखा जाता है। लेकिन ये जो अभिलेख है इसमें यूनानी लिपि का प्रयोग हुआ है और आर्मेइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये बहुत पूछा जाता है और ये अशोक के अभिलेख हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और इस तरीके से हमने देखा कि बहुत चीज़ें देखिए। यहाँ पर तार पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले, देखिए ये देखिए ये पांडुलिपि है। इसके बारे में हमने चर्चा की है, लेकिन जो साइड में लिखा उसको भी पढ़ के बता दे रहे हैं कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल, बताया था ना कि हिमालय के एरिया मिलता था भूर्ज पेड़, तो छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। देखो ये इसे भोजपत्र भी कहा जाता था और भूर्ज का पेड़ की छाल से बनता था, ये भोजपत्र है। तो ये आपने इसको देख लिया है। तो इसलिए इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 के तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन जो बच्चे IAS PCS या SSC या किसी भी प्रतियोगी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिस्ट्री एक महत्वपूर्ण उसका अंग है। तो उसके लिए उन्हें क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक के हिस्ट्री के बुक्स को पढ़ना होगा और तभी वो कुछ कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन करा पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर एक एक चीज़ को माइन्यूटली देखिए। और मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ कि वो चीज़ बहुत ही आसानी से आपके मन मस्तिष्क में घुस जाए, आप उसको लर्न कर पाए। और यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो साइड में है मानचित्र एक, मैं उसको चर्चा किया हूँ। इसमें दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो अभी मैप पर हुआ है, नेपाल, भूटान और श्रीलंका है। और साथ ही साथ ये देख लीजिए कि यहाँ पर अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को भी ये दर्शाता है। और ये जो मैप की हमने आपको दिखाया था और आपके पुस्तक में है,
दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है और लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया के समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये जो दक्षिण एशिया है यह महाद्वीप से तो छोटा है लेकिन ये इतना विशाल है और इसमें इतनी ज़्यादा समुद्र, पहाड़ी, पर्वत में बटा हुआ है कि इसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताया गया है। ये आप क्या देखिए, ये मैप है और मैप में इन सब चीज़ों का चर्चा, इसीलिए इसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं क्योंकि ये कॉन्टिनेंट नहीं है लेकिन थोड़ा ही छोटा है और इसलिए हम इसको सब कॉन्टिनेंट इसको बोलते हैं। तो इस पुस्तक की एक एक देखिए, फिर आपको हम वापस रसीदा के पास आ गए और ये अध्याय 1 है, कब, क्या, कब, कहाँ, कैसे को हमने पढ़ा। इसको आप लोग बहुत ही आराम से सुनिए और हमें लगता है कि इसके माध्यम से आप फिर से आ जाएंगे अपनी चीज़ों पर। और अगर कोई इसमें कमेंट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, इसके सभी चीज़ों को बताएंगे। अगर ये पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है तो इसे आप ज़रूर इस चैनल को, डॉक्टर ए.के. ओझा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं। साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाया जा सके। और इसका जो भी वीडियो बनेगा उसका सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में डाल दिया जाएगा और उसको देख के पढ़िएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक के सभी NCERT बुक्स को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। तब आपका हिस्ट्री पोर्शन से जो भी जीके का प्रश्न आएगा आप उस प्रश्न को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 6 में हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसी तरीके से ये जो क्लास 6 NCERT बुक्स है वह हिंदी में और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में लिखी गई है। अभी हमने हिंदी लैंग्वेज का चर्चा किया है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में NCERT की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसका इसी तरीके का एक वीडियो बनेगा और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।